हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड फाइन। सो क्लास 12th इकोनॉमिक्स तैयारी जीत की शुरू हो चुकी है बेटा, और इसी सीरीज में आज इकोनॉमिक्स में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी सिंपलेस्ट मैनर में, जैसा कि हम पढ़ते हैं इंटरेक्टिव वे में, अपन इन एमसीक्यूज को बेटा सॉल्व करने वाले हैं। इन एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, चैप्टर वाइज ही हमें एमसीक्यूज मिलेंगे बेटा। कंसेप्ट जो है ना हमारे बहुत ज्यादा ब्रशअप होने वाले हैं। सो यस, जैसे अपन ने पिछली बार एक असेसमेंट के तौर पर इन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट किया था अकाउंटेंसी में, सेम वे यहां पर भी आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और हर एक एमसीक्यू का आंसर आपकी तरफ से जो बनता है उसे आप लिखेंगे, ठीक है। बाद में उसको रीचेक करेंगे एंड देखेंगे कितने आंसर्स आपके करेक्ट आए, कितने करेक्ट इनकरेक्ट, ठीक है। और जो भी आपका स्कोर है उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Here we have first question. Question 1 क्या कहता है? Which of these is not a cause of economic problem? Economic problems आती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम किस किस तरीके की, what to produce, how to produce, for whom to produce। अब ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ये किन वजह से आती हैं? देखिए, तीन मेजर वजह थी, हमने इसके बारे में पढ़ा था। पहला तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ठीक है। दूसरा लिमिटेड रिसोर्सेस, एंड थर्ड हमने पढ़ा था ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस, राइट। तो यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, नॉट अ कॉज। तो देखिए, लिमिटेड वांट्स, क्या ये है? देखिए, लिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स, यस डेफिनेटली ये तो है ही। लिमिटेड रिसोर्सेस, क्या ये है? बिल्कुल है। एक्सचेंज या फिर ऑल्टरनेटिव यूजेस, ऑल्टरनेटिव इज ऑल्सो गिवन, बट एक्सचेंज जो है ये किसी भी तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कारण नहीं है। तो दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी, राइट। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इनमें से कौन सी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है बेटा? देखिए, हमारे पास चार ऑप्शंस यहां पर गिवन है। सबसे पहला प्रोडक्शन, सेकंड इज कंजम्पशन, थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन, या फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। चाहे आप बात करें प्रोडक्शन की, चाहे बात करें आप कंजम्पशन की, या फिर आप बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, ये तीनों ही एक्टिविटीज हमारी जो है बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काउंट की जाती है। तो हियर आवर आंसर विल बी डी, विच इज ऑल ऑफ द अबव। Next question for us, that is the actual value of elasticity of demand for a product or service ranges from। elasticity of demand निकालते थे अपन, एक छोटा सा फॉर्मूला अपन ने सीखा था उसके बारे में। ED से अपन डिनोट करते थे बेटा इसको, एंड डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, ये एक फॉर्मूला होता था जिससे अपन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते थे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या था कि कितना चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, राइट। इसका जो मेजरमेंट था, इसका जो डिग्री ऑफ मेजरमेंट था, उससे मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में लेते थे। तो यहां पर क्वेश्चन पूछता है कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आंसर की बात की जाए तो उसका आंसर कहां से लेके कहां तक आ सकता है, ठीक है। क्या वो 0 से लेके इंफिनिटी तक है, क्या वो 1 टू इंफिनिटी है, 0 टू 1 है, या फिर नन ऑफ द अबव है? तो हम सबको पता है भैया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 भी होता है, एंड ईडी जो है वो अनडिफाइंड, या जैसे हम इंफिनिटी भी कहते हैं, वो भी होता है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, जिससे कहता है 0 टू इंफिनिटी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 सेज, हु वाज द वन हु कॉइंड द टर्म यूटिलिटी? यूटिलिटी जो ये शब्द है, जिसे अपन कहते हैं वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी चीज इस्तेमाल करी, कितना सेटिस्फेक्शन उससे हुआ, तो उसकी जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है उसे अपन यूटिलिटी कहते थे, राइट। लेकिन जो टर्म है यूटिलिटी, ये किन्होंने कहा है, ये किसने सबसे पहले यूज किया? क्या वो पिगो थे, क्या वो मार्शल थे, हिग्स थे, या फिर सैमुअलसन? यस, द करेक्ट आंसर इज मार्शल। मार्शल वाज दैट पर्सन, दैट ग्रेट इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने सबसे पहले यूटिलिटी जो इस शब्द है, जो इस टर्म है, इसको यूज किया था। और यस, इसलिए यूटिलिटी अप्रोच को अपन मार्शिलियन अप्रोच भी कहते हैं बेटा। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following describes a utility characteristic? इनमें से कौन सी यूटिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करती है? क्वेश्चन
समझ आ चुका है। ऑप्शन ए कहता है यूटिलिटी सब्जेक्टिव, ये पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी जो है वो डिफरेंट होती है बेटा, ठीक है। सेकंड सेज द यूटिलिटी इज रिलेटिव कंसेप्ट, कि किसी एक चीज से दूसरे को रिलेट करना, इसमें भी यूटिलिटी यूज किया जाता है। थर्ड, द यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल फिनोमेना। यस, क्या ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना है? बिल्कुल है जी, क्योंकि हम किसी भी चीज को इस्तेमाल करें कितना सेटिस्फेक्शन गेन कर रहे हैं, वही तो यूटिलिटी था। तो ये साइकोलॉजी से रिलेट करता है डेफिनेटली। सो 1 2 3 तीनों ऑप्शंस करेक्ट दिख रहे हैं, तो हम बिल्कुल सोचेंगे नहीं और बिल्कुल हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है उसको टिक कर देंगे। कंसेप्ट्स में वर्क करो, आंसर हमेशा सही जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बेटा, विच इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अपन ने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है भाई? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जितने जितने आप एडिशन कर रहे हो यूनिट्स को कंज्यूम करने में, तो हर एक एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करने पर कितना सेटिस्फेक्शन गेन हो रहा है, इसका जो मेजरमेंट है उसे अपन मार्जिनल यूटिलिटी कहते थे। यहां पर कुछ फॉर्मूलाज गिवन है बेटा। एक फॉर्मूला जो होता था मार्जिनल यूटिलिटी का, वो ये होता था, जो हम सभी जानते हैं, TUn-1, कि जिस nth टर्म ऑफ टोटल यूटिलिटी पे आप खड़े हो उससे ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। लेकिन एक और फॉर्मूला था, और ये सेकंड फॉर्मूला जो अपन यूज करते हैं जनरली वहां यूज करते हैं जहां पर हमें यूनिट्स कंजम्पशन जो कि दे रखे हैं ना बेटा, वो इनकंसिस्टेंट दे रखे हैं। इनकंसिस्टेंट कह लो, नॉन कॉन्सिक्वेंट कह लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। सो हियर वी हैव डेल्टा mu अपॉन डेल्टा क्यू। भाई mu तो निकालना ही है, तो ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। डेल्टा TU अपॉन डेल्टा क्यू। थर्ड इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा mu, दिस कैन नॉट ऑल्सो बी अ करेक्ट ऑप्शन। एंड डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा। अब इन दोनों में हमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो एक सिंपल सा याद रखेंगे बेटा कि डेल्टा TU अपॉन डेल्टा क्यू, दैट्स द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मार्जिनल यूटिलिटी। फाइन। सो हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the one who first proposed the concept of the law of equi-marginal utility? पहले यूटिलिटी की बात की, अभी अपन बात करेंगे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो कौन थे वो सबसे पहले इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इस टर्म को यूज किया था, ठीक है, किसको? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को। क्या वो JS मिल थे, क्या रिकार्डो थे, क्या वो मार्शल थे बेटा, या फिर गॉसिन ये थे? तो करेक्ट ऑप्शन दैट विल बी दी हरमन हेनरिच गॉसिन। हरमन हेनरिच गॉसिन, दैट इज दी फुल नेम ऑफ गॉसिन, हरमन हेनरिच गॉसिन, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू यूज दिस टर्म लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, याद रहेगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी हैव यूटिलिटी इज जनरली रिलेटेड टू। यूटिलिटी जो है इसको अपन किससे रिलेट कर सकते हैं? देखो, साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है, अपन देख चुके हैं, लेकिन इनमें से क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिससे अपन यूटिलिटी को रिलेट कर सकते हैं? सो हियर वी हैव सेटिस्फेक्शन लेवल। यस, यही तो मेजर करते हैं, नेसेसरी, या फिर थर्ड यूजलेस, या फिर फोर्थ दैट इज ए यूजफुल। यूटिलिटी को वी जनरली रिलेट्स टू द सेटिस्फेक्शन वी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एनी कमोडिटी। किसी भी चीज को इस्तेमाल करके जो कंजम्पशन करके हमें सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है उसे ही हम यूटिलिटी कहते थे बेटा। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, here we have question number 9. What is the law that defines the demand curve to slope downward known as? ये अपना जो डिमांड कर्व है बेटा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट। लेकिन इसके लिए जो लॉ है उस लॉ को अपन क्या कहते हैं? क्या लॉ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ है? इसको अपन शॉर्ट में लॉ ऑफ DMU भी बोलते थे। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, यूटिलिटी मिनिमाइजेशन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये यही कहता था कि फर्स्ट यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी जब कंज्यूम की जाती थी तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन होता था, राइट। लेकिन जैसे जैसे एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते थे तो हमारा जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है कंजम्पशन से वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होता जाता था। फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी यही होता था, राइट। यहां पर पूछा जा रहा है आपसे व्हाट इज द लॉ दैट डिफाइंस द डिमांड कर्व टू स्लोप डाउनवर्ड। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का कारण क्या है? वो भी यही लॉ होता है बेटा जी। ओके, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10। नाउ द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स विद इंक्रीज इन प्राइस देयर इज। जब जब प्राइसेस बढ़ेंगे, जब जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आएगा? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन डिमांड, या फिर इंक्रीज इन डिमांड। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है,
जब जब प्राइसेस किसी भी चीज के बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड क्या होती है बेटा जी, कम हो जाती है, और वहीं अगर प्राइसेस कम होते हैं तो डिमांड उसकी बढ़ जाती है। यही तो लॉ ऑफ डिमांड था। यहां पर एक चीज और आती थी, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, राइट। यानी बाकी के जो फैक्टर्स हैं डिमांड के, उनको अपन मानेंगे कि वो क्या है, वो कांस्टेंट है, वो अनचेंज्ड है, तभी ये लॉ जो है वो काम करता था, राइट। यही हमारा अजम्पशन भी था। सो हियर वी विल हैव द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, इंक्रीज इन डिमांड कैन अकर ड्यू टू। जब हम बात करते हैं इंक्रीज इन डिमांड की, तो वो किन किन कारणों से हो सकता है। सबसे पहला, इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि भाई कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ेगी, यस बिल्कुल बढ़ेगी। सेकंड, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कि जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, जो जॉइंटली डिमांडेड गुड्स होते हैं, अगर उनके प्राइसेस कम हुए, ठीक है, तो क्या उस गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी जी। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि जितने भी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है, उनके प्राइसेस अगर बढ़े, अगर सब्स्टिट्यूट के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली मेन गुड की डिमांड इंक्रीज होती थी। तो तीनों ही आंसर जो है वो करेक्ट है। दैट मींस वी विल सेलेक्ट दी ऑप्शन नंबर डी। ओके, हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इलस्ट्रेट्स। ये जो डिमांड कर्व का मूवमेंट है, इससे क्या समझ में आता है सर, ठीक है, शिफ्ट इन क्वांटिटी डिमांडेड, कॉम्प्लीमेंट इफेक्ट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर इनकम इफेक्ट। अपन ने पढ़ा था मूवमेंट्स के बारे में, अपन ने पढ़ा था शिफ्ट्स के बारे में। तो यहां पर बात की जा रही है कि ये जो मूवमेंट्स है डिमांड कर्व में, उससे क्या पता लगता है। देखिए, चेंज इन डिमांड कर्व ये एक टॉपिक था, राइट। इसके दो पार्ट आते थे, एक तो था मूवमेंट्स और एक आता था शिफ्ट। तो इनमें से हमारा कौन सा आंसर सही बैठ रहा है, देखिए हियर इट सेज मूवमेंट वाली बात, राइट। तो ये मूवमेंट किसका पार्ट है, दैट इज द चेंज इन डिमांड कर्व, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन, कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इंक्रीज इन डिमांड इज शोन बाय डिमांड कर्व। इंक्रीज इन डिमांड इज शोन बाय डिमांड कर्व व्हेन, जब अपन बात करते हैं इंक्रीज इन डिमांड की, तो डिमांड कर्व से इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। हियर वी हैव सम ऑप्शंस, द कर्व शिफ्ट्स टू राइट। ऐसा होता था डिमांड जब बढ़ती थी अपनी, इंक्रीज इन डिमांड, ये डी होता था, D1 होता था, राइट। यहां पर अपन प्राइसेस को डिनोट करते थे, यहां पर क्यू डी को डिनोट किया जाता था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। ये एक रफ डायग्राम था अपना, राइट। ऐसा ही अपन कर्व बनाते थे। नाउ इन दिस केस इफ वी ऑब्जर्व, तो डी से D1 जब मूवमेंट हुआ तो कैसा शो हो रहा है ये, द कर्व शिफ्ट्स टू राइट, द कर्व शिफ्ट्स टू लेफ्ट। क्या ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है या राइटवर्ड हो रहा है, ऑब्वियसली राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ओके, नाउ हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच सेज द लॉ ऑफ डिमांड इज मेजर्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ। मैंने एक बात बताई थी बेटा, अगर आप रेगुलरली हमारी क्लासेस को फॉलो करते हैं तो आपको एक बात याद होगी जो बताई गई थी, कि जब भी डिमांड को पढ़ोगे, डिमांड वाले चैप्टर जब भी पढ़ोगे, अपने आप को हमेशा एज अ कंज्यूमर देखना, और जब भी सप्लाई वाले चैप्टर को पढ़ते थे अपन, तो एज अ प्रोड्यूसर अपने आप को जज किया जाता था, राइट। तो यहां पर यही पूछा जा रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड मेजर्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, जब भी अपन लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो किसके पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, क्या वो कंज्यूमर है, शॉपकीपर है, होलसेलर है, या मैन्युफैक्चरर। तो यस डेफिनेटली, जैसा कि अभी बताया गया कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखते हैं जब भी अपन लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करते हैं। हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन फंक्शन स्पेसिफाइज। ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है, इसको अगर अपन पढ़ते हैं तो क्या चीज समझ में आती है। देखिए, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस इन गिवन आउटपुट, कि भाई ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, अगर हमें ये पता लग जाए कि कितने इनपुट्स और कितने आउटपुट्स, कितने इनपुट्स को यूज करके कितने कितने इनपुट्स को आउटपुट को अपन जनरेट कर सकते हैं। सेकंड सेज मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स नीडेड टू प्रोड्यूस, कितना कम से कम यूज करें इनपुट्स ताकि मैक्सिमम आउटपुट गेन हो सके, ये रिलेशनशिप स्टडी, ठीक है, या फिर बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो दोनों ही चीजें सही हैं, चाहे वो ए और बी दोनों ऑप्शन की बात करें, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, अ फर्म कम्स टू द पॉइंट ऑफ शटडाउन व्हेन। कभी भी हम बात करते हैं किसी भी फर्म की जो कि शटडाउन पॉइंट पर है, बिल्कुल खत्म, मतलब बंद हो चुकी, बंद होने के कगार पर है, तो वो कब होता है। द टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कि भाई जितना कमा रहे हैं
जितना अपन कमा रहे हैं उतनी ही हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आ रही है, राइट? क्या ये पॉइंट होता है? या फिर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, कि भाई टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट है। द फर्म द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट, MR इज इक्वल टू AC है, MC इज इक्वल टू AC है, या फिर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब भी फर्म अपनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को केवल रिकवर कर पाती है, ठीक है, अपने टोटल रेवेन्यू से, तब वो पॉइंट होता है जब फर्म को अपने शटडाउन पॉइंट कहा जाता है, राइट? सो हियर द ए आंसर विल बी द करेक्ट वन। ओके, देख रहे हैं किस तरीके से अपन कंसेप्ट वाइज इनको स्टडी कर रहे हैं बेटा। साथ साथ जो रेफर किया जा रहा है वो आपके चैप्टर वाइज कंसेप्ट भी इसमें रिवाइज हो रहे हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस अपन आगे बेटा बनाते जाएंगे, और सपोर्ट आप लोगों का चाहिए बेटा, ठीक है? आप सपोर्ट दिखाते रहेंगे, राइट? लाइक करेंगे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को, और शेयर करेंगे अपने जितने भी बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करने वाले दोस्तों सबके साथ में, ताकि वो भी इसका बेनिफिट्स ले पाए। हियर वी हैव क्वेश्चन, अ फर्म मेक्स डैश एट द ब्रेक इवन पॉइंट। जब भी अपन बात करते हैं किसी फर्म की, जब वो ब्रेक इवन पॉइंट पर होती है तो किस तरीके के प्रॉफिट्स गेन करती है? क्या वो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, एबनॉर्मल लॉसेस हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, या फिर नन ऑफ द अबव? तो बच्चे, जब भी फर्म किसी भी ब्रेक इवन पॉइंट पर होती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल लॉसेस को ही या नॉर्मल प्रॉफिट को ही जो है वो गेन करती है, ठीक है? हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आल्सो नोन एज? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, कि भाई जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनका दूसरा नाम क्या है? तो हमारे पास चार ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले क्या इनको ओवरहेड एक्सपेंसेस कहते हैं, या फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस कहते हैं, चार्जेबल एक्सपेंसेस, या फिर मेजर एक्सपेंसेस? तो बेटा जी इसका करेक्ट आंसर जो आपका आने वाला है दैट इज द चार्जेबल एक्सपेंसेस, राइट? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही दूसरा नाम क्या है? चार्जेबल एक्सपेंसेस भी होता है। हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हाउस रेंट इज अ पार्ट ऑफ विच कॉस्ट? देखिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड करता है, राइट? जब भी हम वेयर हाउसिंग की बात करते हैं, वेयर हाउस रेंट यानी हमने माल बना लिया, बन के तैयार है साहब, लेकिन हमने उसको बेचने से पहले कहीं पर रखा हुआ है, तो दैट इज दी वेयर हाउस। अब उसको अगर अपन रेंट अगर पे कर रहे हैं तो वो हमारे लिए किस तरह की कॉस्ट होने वाली है? सो हियर वी हैव डिफरेंट ऑप्शन। प्रोडक्शन कॉस्ट, क्या प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट है? नहीं, फैक्ट्री से रिलेटेड कॉस्ट तो है ही नहीं। सेकंड है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट? तो करेक्ट आंसर विल बी दी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, क्योंकि यहां के बाद डायरेक्ट जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कमोडिटी है बेटा, वो मार्केट में सेल करने के लिए आती है। ओके, हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इफ एवरेज रेवेन्यू कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे इसके बारे में। एआर कर्व कैसा है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यानी इस तरीके से एआर कर्व आपका है। देन एमआर कर्व विल बी, तो एमआर कर्व कैसा होगा? तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जब भी परफेक्ट कंपटीशन होता था, वहां पर एआर, जैसे हम प्राइस के नाम से भी जानते हैं, ये चेंज नहीं होता था बेटा, कांस्टेंट रहता था। और जब प्राइस चेंज नहीं होगा, एआर चेंज नहीं होगा, तो इसके डिफरेंसेस भी कांस्टेंट रहते थे, राइट? तो एमआर कर्व भी क्या होगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कर्व होगा। देखिए इसका आंसर कहां पर मिल रहा है आपको? हियर, द बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ो, दिमाग में एक इमेज क्रिएट किया करो बेटा, ठीक है? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एमआर रिमेन्स सेम, टीआर इंक्रीजेस एट अ। जब भी अपन बात करते हैं कि एमआर एक कंसिस्टेंट रेट से बढ़ रहा है बेटा, ठीक है, 10 10 10 10 10 ऐसे एमआर अगर बढ़ रहा है, तो टीआर क्या है? टीआर इज जस्ट एन एडिशन इन एमआर, ठीक है? कितना कितना एडिशन हुआ बेटा एमआर में, जब अपन उसको ऐड कर लेते, सम अप कर लेते हैं, वही तो टीआर हमारा आता था। तो यहां पर यही पूछ रहा है कि अगर एमआर कांस्टेंट है तो टीआर को क्या होगा? तो टीआर भी आपका सिंपली कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। जब प्राइस क्या होता है? गिरता है, और आउटपुट क्या होता है? बढ़ता है साहब। टीआर इज डैश व्हेन एमआर इज जीरो। टीआर क्या होता है जब एमआर जीरो हो? एट दिस पॉइंट टीआर कौन से पॉइंट पर होता है? क्या वो मैक्सिमम पॉइंट पर होता है, मिनिमम पर होता है, जीरो, या फिर नन ऑफ द अबव? तो हमने अगर रिलेशनशिप स्टडी करी हुई है अच्छे से, हमें पता है कि मैक्सिमम पॉइंट पर टीआर एट दैट टाइम होता है जब भी एमआर आपका जीरो पर होगा। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट हैपेंस टू टीआर व्हेन एमआर इज पॉजिटिव? देखिए टीआर के बारे में पूछा जा रहा है, अगेन दैट रिलेशनशिप स्टडी। एमआर अगर पॉजिटिव है
तो टीआर कहां देखा जाता है, कैसे देखते हो आप उसको? क्या टीआर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, क्या वो मैक्सिमम पॉइंट पर होता है या फिर रिमेन्स द सेम, कि वो सेम पॉइंट पर ही रहता है? बड़ी सिंपल सी बात है भैया, तो टीआर है वो आपका इंक्रीज होगा जब भी आपका एमआर क्या है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि टीआर क्या है, इट इज एक्चुअली द सिग्मा एमआर ओनली, और जब जब एमआर पॉजिटिव रेट से बढ़ रहा है तो टीआर भी आपका इंक्रीज होगा, राइट? हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 24 व्हिच सेज प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल डैश एंड टोटल कॉस्ट। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रॉफिट को अपन डिनोट करते थे पाई से भी, और ये कैसे निकालते थे? जितना भी हमारा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट है इसके डिफरेंस को अपन देखते थे तो हमारा प्रॉफिट आता था, राइट? सो हियर टोटल इज गिवन, यहां पर पूछ रहा है आपसे क्या आएगा, तो आपका फर्स्ट आंसर कैन बी रेवेन्यू एंड सेकेंड आंसर विल बी द कॉस्ट, राइट? सो ए विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। 25th क्वेश्चन which says when the level of output is less than the level of output at equilibrium the profit of the producers are, equilibrium point पर जितना आउटपुट चाहिए उससे कम आउटपुट आपका जनरेट हो रहा है, तो एट दैट टाइम द प्रॉफिट कैसे होंगे फर्म को, ये आपको बताना है बेटा। तो भाई लेस देन द मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा डिक्लाइन फ्रॉम मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट्स या फिर नन ऑफ द अबव। जितना प्रॉफिट आप गेन कर सकते थे उतना आप गेन नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि जितना आउटपुट आप बनाना चाहिए उतना आप बना ही नहीं पा रहे हो, राइट? और जितना सेल हो सकती थी उतना आप सेल भी नहीं कर पा रहे हो। एट दैट पॉइंट ऑब्वियसली लेस देन द मैक्सिमम प्रॉफिट जो एक फर्म गेन कर सकती है वो उसको होगा, राइट? मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 26, सप्लाई इज अ डैश वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल क्या होते हैं, फ्लो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो सब हमने पढ़ा था बेटा, ठीक है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये क्वेश्चंस हैं, उसके लिए भी एक अलग से अपन वीडियो बनाएंगे, ठीक है? जिसमें सारे स्टार्ट टू एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उन सबको अपन कवर करने वाले हैं। आज जो है ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वाले हैं बेटा। तो सप्लाई इज अ डैश वेरिएबल, सप्लाई की बात करें तो ये किस तरीके का वेरिएबल आपका आता है? देखिए सप्लाई क्या एक स्टॉक वेरिएबल है, क्या ये एक कांस्टेंट वेरिएबल है, फ्लो वेरिएबल है, या बोथ ए एंड बी? सो हियर आवर आंसर विल बी दैट्स अ फ्लो वेरिएबल। सप्लाई कैसा? एट अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है, दैट इज व्हाई इट विल बी अ फ्लो वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 27 स्टेट स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी इज। जब भी अपन बात करें स्टॉक ऑफ कमोडिटी की तो ये क्या है एक्चुअली में? दैट इज ऑलवेज लेस देन द सप्लाई, कि जितनी आप सप्लाई करो उससे हमेशा कम रहता है स्टॉक, या फिर इट्स पोटेंशियल सप्लाई, कितनी आप मैक्सिमम सप्लाई कर सकते हो, भाई जितना स्टॉक अवेलेबल है उतना ही तो कर सकते हो, राइट? तो दस बी कैन बी अ करेक्ट ऑप्शन। लेट्स स्टडी नेक्स्ट ऑप्शन ऑल्सो, क्या वो ज्यादा बेटर है? ऑलवेज इक्वल टू सप्लाई? नो, कोई कुछ अनसोल्ड स्टॉक भी तो होता है। एंड फाइनली नन ऑफ द अबव। तो यस, आंसर नंबर बी विल बी द करेक्ट वन, कि हमेशा जितना मैक्सिमम सप्लाई कर सकते हो वो कितना सप्लाई कर सकते हो जितना आपके पास में स्टॉक अवेलेबल होता है, राइट? Here we have question number 28. If the price of a commodity increases, the supply for it will. भाई जब प्राइस क्या हुआ कमोडिटी का, इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो क्वांटिटी सप्लाइड पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? ये भी लॉ ऑफ सप्लाई है बच्चे, पहले लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था जैसे ही, तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। सो हियर क्या वो डिक्रीज है, क्या इंक्रीज है? बी 0 या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप बताएंगे भाई इसका आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट वाला बी, राइट? क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक परफेक्ट कॉम्पिटिशन का नहीं है? कि भाई लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, नहीं है, याद रखिएगा, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके? सो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, क्या ये नहीं होते? बिल्कुल होते हैं भाई। सेकंड, वेल इन्फॉर्म्ड बायर्स एंड सेलर अबाउट प्रोडक्ट प्राइसेस। देखिए कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, दोनों को प्राइसेस के बारे में पूरी नॉलेज होती है, राइट? इंडिविजुअल फर्म स्पेंड अ कंज्यूमरेबल अमाउंट ऑन एडवर्टीजमेंट एंड नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री इनटू द एग्जिट ऑफ द फर्म। देखिए ये होता है, ये भी इसका फीचर है, ये भी फीचर है, बट यस दिस कैन नॉट बी द फीचर ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इस फीचर के बारे में पढ़ते हैं जरा क्या कह रहा है ये। इंडिविजुअल फर्म, देखिए कोई भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड नहीं होते, सबसे पहली बात। सेकेंडली नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, ये एक स्पेशल फीचर था हमारे परफेक्ट कॉम्पिटिशन का जब अपन ने इसके बारे में पढ़ा था तब, राइट? सो यहां पर वही पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन का फीचर नहीं है। सो हियर वी गॉट आवर आंसर, दैट इज द आंसर सी ऑप्शन, दैट विल बी नॉट द फीचर ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। Moving towards our last question. So last question for today.
बिफोर दैट 29 में से कितने एमसीक्यूज अभी तक सही आए हैं असेस करेंगे, ठीक है। और 30th क्वेश्चन रिवील होने से पहले पहले एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे बेटा जी कि जितना भी हमने किया वो बिल्कुल करेक्ट अच्छे से हमारा जो है वो याद हमें रहे। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 सेज इफ मेनी सेलर्स आर सेलिंग एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ द सिनेरियो। अगर कई सारे सेलर हैं, ठीक है, और वो एक ही तरीके के प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, तो इस सिनेरियो में क्या हो सकता है? क्या सिग्निफिकेंट लॉस फॉर ऑल द सेलर, कि भाई सारे ही सेलर जो है वो एक लॉस की कंडीशन को झेलने वाले हैं। सेकंड, द मार्केट सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल, की जो मार्केट सप्लाई कर्व आपका है वो एक हॉरिजॉन्टल बनने वाला है, एक इस तरीके का आपका मार्केट सप्लाई का कर्व बनने वाला है। थर्ड, कियोस इन द मार्केट, कि भाई मार्केट में बहुत ज्यादा जो कियोस है वो क्रिएट होगा। या फिर द सेलर्स डू नॉट हैव द पावर टू चेंज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। यस, दिस इज द स्पेशल फीचर फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते थे जो कि होमोजेनियस प्रोडक्ट को सेल करते थे, और हर एक सप्लायर अगर चाहे कि अपने प्रोडक्ट्स का प्राइसेस वो खुद तय कर सके, दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड द सेम फीचर हैज बीन डिस्कस्ड हियर बेटा, राइट। जो भी प्राइसेस सेट किए जाते थे वो सेट किए जाते थे आपके इंडस्ट्रीज के द्वारा, ये अपन ने फीचर के बारे में पढ़ा था। सो here today we have discussed 30 MCQs, most important MCQs across the microeconomics. होप आपने एक अच्छा स्कोर जो है वो गेन किया होगा। बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, यही वो समय है जिसका साल भर से हम सभी को इंतजार था, राइट। कुछ दिन और बस, और वही बोर्ड के एग्जामिनेशन में एक अच्छे से मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। पूरे साल की तैयारी एक तरफ, और बेटा मैं हमेशा कहता हूं कि इन दिनों की तैयारी जो है वो एक अच्छे नंबर तक आपको लेकर के आ सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस से बिल्कुल बचिएगा, ठीक है। मार्केट में और भी चीजें जो है वो रूमर्स फैलते हैं साहब कि ये हो गया नहीं वो हो गया, इन सबसे दूर रहिए। इस समय पर पूरा फोकस अपना रखिए स्टडीज पर बेटा, क्योंकि वही है जो आपको अच्छे रिजल्ट्स तक लेकर के जाने वाली है। हम समय समय पर आपसे इस सीरीज के तहत, तैयारी जीत की के तहत, अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे जो एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा, वो लाते रहेंगे। तो बने रहिए हम सबके साथ में तैयारी जीत की।